ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल यानी कि मेजर डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन फ्लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक्स देखे थे, पहले आप वो याद कीजिए क्योंकि ये टॉपिक उन टॉपिक्स से पूरी तरह से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि हमने पहले 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। एक तो हमने ये टॉपिक देखा था प्रिंसिपल यानी कि मेजर फंक्शन सिस्टम्स इन बिजनेस, जिसे हम बिजनेस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस जो आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग एंड सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, रिसीविंग एंड इन्वेंट्री। इसके अलावा हमने ये टॉपिक देखा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसे प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो भी कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि इंफॉर्मेशन फ्लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सब जगह होता है, चाहे सप्लायर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, रिटेलर के साथ, और कंज्यूमर यानी कि कस्टमर के साथ भी इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये इंफॉर्मेशन फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होता है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स काम लगते हैं, विच आर द मेन डॉक्यूमेंट्स और यू कैन से मेजर डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन फ्लो। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस होता है। एक एक करके हम सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे फ्लो होती है। ओके, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि हमारे पास 4 मेन एंटिटीज हैं। एक है सप्लायर, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल्स देता है कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बनाती है। थर्ड इज कस्टमर, यानी कि वो एंटिटी जैसे कि हम, जो ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट खरीदती है। एंड द फोर्थ इज एम्प्लॉय, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सोनल्स काम करते हैं। ओके, ये 4 एंटिटीज हैं। इन 4 एंटिटीज के बीच में किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मदद से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर देता है तो उसके लिए कस्टमर ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट काम लगता है, जिसमें वो अपनी स्पेसिफिकेशन देगा कि उसे किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको हमने नंबर 1 से इंडिकेट किया है। ये इंफॉर्मेशन यानी कि कस्टमर ऑर्डर मैन्युफैक्चरर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम शुरू कर देगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर को ये देखना पड़ता है कि उनके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है या नहीं है। तो इसकी इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलेगी? इसकी इंफॉर्मेशन उनको इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से मिलेगी। सो मटेरियल रिक्विजिशन एक डॉक्यूमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, और ये मटेरियल रिक्विजिशन इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को भेजा जाता है ताकि ये पता चल सके कि कितना मटेरियल अवेलेबल है। रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। सो मटेरियल्स के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास स्टॉक रजिस्टर होता है। स्टॉक रजिस्टर ये बताता है कि उनके पास कितना अवेलेबल स्टॉक है। जितना स्टॉक अवेलेबल होगा उस हिसाब से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी, जिसको हमने 3rd नंबर से इंडिकेट किया है। नाउ हम अज्यूम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है। तो अब सप्लायर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हमें रॉ मटेरियल्स एज वेल एज पैकेजिंग मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन तैयार करता है। परचेज रिक्विजिशन यानी कि परचेज करने की रिक्वेस्ट, और ये परचेज रिक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, जिसको हमने स्टेप नंबर 4 से इंडिकेट किया है। परचेज डिपार्टमेंट फिर से क्रॉस चेक करता है कि जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने दी है, क्या वो मटेरियल सच में इनसफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर ये कंफर्मेशन बिल्कुल सही होता है तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर तैयार करेगा। ध्यान दीजिए, परचेज रिक्विजिशन इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल आइटम्स इन द स्टॉक रजिस्टर। लेकिन परचेज डिपार्टमेंट को उस चीज के लिए कंफर्म करना पड़ता है कि जितने मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट आई है उतना मटेरियल क्या सच में रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो परचेज ऑर्डर तैयार होने के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज ऑर्डर की 2 कॉपीज तैयार होती हैं।
परचेज ऑर्डर की एक कॉपी सप्लायर को भेजी जाएगी, सप्लायर को वेंडर भी कहा जाता है, और परचेज ऑर्डर की दूसरी कॉपी ऑर्गेनाइजेशन के रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। ध्यान दीजिए, हमने एक ये बड़ा बॉक्स बनाया है, पर्पल बॉक्स, जो मैन्युफैक्चरर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, और ऊपर ये छोटा बॉक्स हमने बनाया है जो सप्लायर के बारे में बताता है। तो आप याद रखिए कि परचेज ऑर्डर की दो कॉपीज बनती हैं, एक कॉपी सप्लायर यानी कि वेंडर के पास जाएगी और दूसरी कॉपी ऑर्गेनाइजेशन के रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सप्लायर से रॉ मटेरियल आएगा तो रिसीविंग डिपार्टमेंट उसे रिसीव करने का काम करता है और क्रॉस चेक करना होता है कि जिस मटेरियल के लिए परचेज डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की थी उतना मटेरियल आया या नहीं आया। तो आप देखेंगे इसको हमने स्टेप नंबर 5 से इंडिकेट किया है। ओके, सप्लायर के पास जितना रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब कि जो परचेज ऑर्डर में आया है उस हिसाब से उतने रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर के रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेज दिए जाएंगे। रॉ मटेरियल्स के साथ साथ वेंडर यानी कि सप्लायर अपना इनवॉइस भी भेजता है। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, जिसके अंदर वो सभी आइटम्स की लिस्ट होगी जिस आइटम्स के लिए यानी कि जिस रॉ मटेरियल के लिए और पैकेजिंग मटेरियल के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट की थी। अब ऑर्गेनाइजेशन का रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीविंग रिपोर्ट तैयार करता है। एक सीधी बात है, आप समझ लीजिए कि जो रॉ मटेरियल्स सप्लायर सेंड करता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सभी आइटम्स सप्लाई कर सकेगा जितने के लिए परचेज ऑर्डर बनाया गया था। हो सकता है कि शायद सप्लायर के पास भी रॉ मटेरियल्स कम अवेलेबल हों, तो ऑर्गेनाइजेशन को एक रिसीविंग रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे पास इतने रॉ मटेरियल्स और इतने पैकेजिंग मटेरियल्स सप्लायर के द्वारा आ चुके हैं। सभी आइटम्स रिसीव करने के बाद एक इन्वेंट्री ट्रांसफर रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसके अंदर ये सभी आइटम्स की लिस्ट होगी जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को पास ऑन किए जाते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री ट्रांसफर रिपोर्ट, यानी कि वो आइटम्स जो इन्वेंट्री में हमें ट्रांसफर करनी है, और आप समझ सकते हैं कि स्टॉक रजिस्टर में भी उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सप्लायर ने जितने भी रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन के रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेजे होंगे तो उसके रिलेटेड उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेंडर को चेक देना, यानी कि सप्लायर ने जितने रॉ मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन को भेजे हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट दी जाती है। तो पेएबल का मतलब है कि जितना पैसा देना बनता है, द अमाउंट विच इज टू बी पेड इज पेड बाय द अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। तो अब जब सभी रॉ मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन के पास आ चुके हैं तो अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सभी प्रोडक्ट्स को बनाएगा। जो प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं यानी कि द प्रोडक्ट्स विच आर रेडी टू बी सोल्ड दे आर एंटर्ड इनटू द फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। फिनिश्ड का मतलब खत्म नहीं हो गए, फिनिश्ड का मतलब होता है जो तैयार हो गए हैं। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, इट इज दैट लिस्ट विच इंडिकेट्स द प्रोडक्ट विच आर रेडी टू बी सोल्ड। तो जो प्रोडक्ट्स सेल के लिए तैयार होते हैं उन प्रोडक्ट्स का सेल्स ऑर्डर तैयार किया जाएगा एंड दिस सेल्स ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं वो सेल हो जाएं। तो कुछ प्रोडक्ट्स को यानी कि कुछ फिनिश्ड गुड्स को हमें वेयरहाउस में यानी कि स्टॉक में रखना पड़ता है। तो जिन प्रोडक्ट्स को वेयरहाउस में रखा जाएगा उसके लिए वेयरहाउस ट्रांसफर नोटिस तैयार किया जाएगा। ये नोटिस बताता है कि कितने प्रोडक्ट्स बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं जिनको सेल किया जा सकता है। तो फ्यूचर में वेयरहाउस में से इन प्रोडक्ट्स को लिया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट एक शिपिंग नोटिस तैयार करता है। शिपिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन नोटिस, कि किन प्रोडक्ट्स को हमें कस्टमर्स तक सेल करना है। तो ये शिपिंग नोटिस भी अगेन सेल्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा जिसके हिसाब से सेल्स ऑर्डर कस्टमर के लिए तैयार किया जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स ऑर्डर बिलिंग डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है तो कस्टमर को इनवॉइस देने की जरूरत है, यानी कि कस्टमर को बिल देने की जरूरत है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने इनवॉइस से इसे इंडिकेट किया है, इनवॉइस यानी कि बिल। और जितना पैसा कस्टमर से लेना बनता है वो पैसा ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट लेने का काम करता है। तो यहाँ पर आपने देखा जितना पैसा देना बनता है, किसे हम पैसा देते हैं, किसे हम अमाउंट देते हैं, वेंडर को यानी कि सप्लायर को। तो उसके लिए अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। और जितना पैसा लेना बनता है यानी कि किससे हमें पैसा लेना है, कस्टमर से, तो उसके लिए अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कस्टमर का जो इनवॉइस तैयार होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट को दिया जाएगा एंड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कर देगा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कस्टमर का इनवॉइस दो जगह पर दिया जाता है 14 नंबर से, जिसे हमने इंडिकेट किया है।
एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट को और दूसरा खुद कस्टमर को, जिसको अगेन हमने 14 नंबर से इंडिकेट किया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, एम्प्लॉय एक एंटिटी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सोनल्स काम करते हैं वो टाइम टिकट्स यानी कि टाइम कार्ड्स की मदद से रेगुलर बेसिस पर अपनी अटेंडेंस देंगे। नाउ इसे आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि टाइम कार्ड्स के अलावा थंब इम्प्रेशन, फेशियल स्कैन, आइरिस स्कैन और पाम स्कैन का भी इस्तेमाल करके अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं, लेकिन उसे हम टाइम टिकट नाम के डॉक्यूमेंट से बताते हैं। तो एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस पर अपनी अटेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेगा और जैसा कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट पे स्लिप या फिर पे चेक एम्प्लॉय को देगा, जिसको हमने 16 नंबर से इंडिकेट किया है। अगर सैलरी डायरेक्टली एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो एम्प्लॉय को सिर्फ पे स्लिप दी जाती है, लेकिन अगर उसे चेक से पेमेंट की जाएगी तो पे चेक एक डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। सो दीज आर द 16 डॉक्यूमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि ये सभी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी मेजर यानी कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत काम लगते हैं। तो ये 4 एंटिटीज आप याद रखिए, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर एंड एम्प्लॉय, इनके बीच में ये डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यूअसली इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट अस सी दिस पॉइंट्स वन बाय वन। We know that the principal function systems of a business are finance, accounting, production, quality control, sales, marketing, human resource, purchasing, receiving and inventory। जैसा कि आपको पता है किसी भी बिजनेस के ये सभी बेसिक फंक्शंस हैं जिनको प्रिंसिपल फंक्शंस भी कहा जाता है। याद कीजिए हमने सबसे पहला टॉपिक यही डिस्कस किया था, प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स इन अ बिजनेस या फिर बिजनेस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनको आप बिजनेस फंक्शंस भी कह सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, रिसीविंग, इन्वेंट्री, इन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। Within these functional systems, information flow continuously occurs. During the flow of information amongst these functional systems, following important documents are useful for the business enterprise. इन सभी documents की importance है जिसके बारे में अभी आपको ऊपर डायग्राम में बताया गया है। Let us see these documents one by one. सबसे पहला कि जैसे आपको पता है customer order. The customer places order to the manufacturing firm for required products. जो प्रोडक्ट की कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से कस्टमर अपना ऑर्डर देता है और मैन्युफैक्चरिंग फर्म वो ऑर्डर कस्टमर से रिसीव करती है। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज कस्टमर ऑर्डर। सेकंड इज मटेरियल रिक्विजिशन। याद कीजिए मटेरियल रिक्विजिशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तैयार करता है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट करेगा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को जिस रॉ मटेरियल से कस्टमर का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। सो दिस डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या फिर फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं। वेरियस रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कि आपको मालूम है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती ही है। इट स्पेसिफाइज द रिक्वेस्ट फॉर द रॉ मटेरियल नीडेड फ्रॉम द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। तो मटेरियल रिक्विजिशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये मटेरियल रिक्विजिशन इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को देगा। तो अब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट चेक करता है कि जो मटेरियल की रिक्वेस्ट आई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो मटेरियल उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो हर एक मटेरियल की एंट्री किसके अंदर होगी? स्टॉक रजिस्टर के अंदर। सो दिस डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। सो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट नोटिफाइज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी जिसे आप आउट ऑफ स्टॉक भी कह सकते हैं, या फिर शॉर्टेज ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है या जो मटेरियल अवेलेबल नहीं होता जिसे हम आउट ऑफ स्टॉक भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आउट ऑफ स्टॉक अकरेंसेस को एलिमिनेट करना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ की एब्सेंस तो नहीं ही होनी चाहिए। एंड शॉर्टेज ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स यानी कि जिस चीज़ की कमी है वो प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज परचेज रिक्विजिशन। जैसा कि आपको मालूम है स्टॉक रजिस्टर में वो आइटम्स होंगी जो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। तो परचेज रिक्विजिशन अब तैयार किया जाएगा उन आइटम्स के लिए जिनकी शॉर्टेज है या फिर जो आउट ऑफ स्टॉक है। सो दिस डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। It is the document created to indicate a purchase request. This document contains a request for the purchase of raw materials that are either out of stock यानी कि जो खत्म हो गए हैं या फिर they are not in sufficient quantity. So this document is sent to the purchase department and a purchase order is created based on this requisition. जब purchase requisition inventory department तैयार करता है
और ये परचेज रिक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट को सेंड करता है। बाद में परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर तैयार करता है वेरिफिकेशन करने के बाद कि किन मटेरियल्स की अभी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज परचेज ऑर्डर। जैसा कि आपको मालूम है कि परचेज रिक्विजिशन इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तैयार करता है, उसके बाद परचेज ऑर्डर तैयार किया जाता है परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट व्हेन इट रिसीव्स द परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। द परचेज डिपार्टमेंट एनालाइजेस एंड कंफर्म्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स अवेलेबल इन द इन्वेंट्री। एक बार जो परचेज रिक्विजिशन इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तैयार करता है, परचेज डिपार्टमेंट पहले उसे एनालाइज करता है और कंफर्म करता है कि जितने रॉ मटेरियल्स के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए और पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की है, क्या सच में उतने मटेरियल्स नहीं अवेलेबल हैं। अगर नहीं अवेलेबल हैं तो उनके लिए सप्लायर को एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर इज सेंट टू द सप्लायर एंड अ कॉपी इज सेंट टू द रिसीविंग डिपार्टमेंट। जैसा कि डायग्राम समझाते समय बताया गया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परचेज ऑर्डर की दो कॉपीज बनती है। एक कॉपी सप्लायर यानी कि वेंडर को भेजी जाएगी और दूसरी कॉपी उसी ऑर्गेनाइजेशन के रिसीविंग डिपार्टमेंट को सेंड की जाएगी, क्योंकि जब सप्लायर रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करेगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे क्रॉस चेक करने की, जो अभी हम आगे जाकर देखेंगे। नेक्स्ट इज वेंडर्स इनवॉइस। वेंडर यानी कि सप्लायर। सप्लायर जो भी मटेरियल्स सेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसका इनवॉइस यानी कि बिल ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करेगा। This document is prepared by the vendor यानी कि supplier. It contains the list of items with their price. It is sent to the receiving department of the manufacturing organization. Next is receiving report. जितना भी मटेरियल वेंडर के द्वारा यानी कि सप्लायर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है, उसके हिसाब से रिसीविंग रिपोर्ट तैयार की जाती है। When the ordered raw materials arrive in the factory, they are verified through receiving report. सभी मटेरियल्स आने के बाद उनको रिसीविंग रिपोर्ट के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। Receiving report also notifies the purchase department about when and how many items have been received. सभी मटेरियल्स आने के बाद रिसीविंग डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो परचेज डिपार्टमेंट को नोटिफाई करे कि कौन कौन सी आइटम्स आ चुकी और कितनी आइटम्स आ चुकी हैं। ऑल्सो अ नोटिफिकेशन इज सेंट टू द अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी, कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर फ्री में नहीं भेजेगा, तो अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि नेसेसरी पेमेंट सप्लायर्स को की जा सके। डिफेक्टिव आइटम्स आर सेंट बैक टू द सप्लायर और एडजस्टमेंट्स आर मेड टू कंपनसेट फॉर डिफेक्टिव आइटम्स। जितनी भी डिफेक्टिव आइटम्स होती हैं वो सप्लायर्स को वापस भेज दी जाती हैं या फिर उसके बदले एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है ताकि कॉम्पनसेशन किया जा सके उन डिफेक्टिव आइटम्स के लिए। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म कुछ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल्स को एक्सेप्ट भी कर ले, तो कॉम्पनसेशन से अगर काम चल सकता है तो उससे काम चलाएंगे, या फिर जो आइटम्स ज़्यादा खराब हैं या फिर जिनसे काम नहीं चल सकता वो डिफेक्टिव आइटम्स सप्लायर को वापस भेज दी जाएंगी। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री ट्रांसफर रिपोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है, रिसीविंग रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो सभी आइटम्स की लिस्ट तैयार हो जाती है जो रिसीव की गई हैं रिसीविंग डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अब इन्वेंट्री ट्रांसफर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये वो रिपोर्ट है जिसमें उन आइटम्स की लिस्ट होगी जो अब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को सेंड करनी है। दिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट। आफ्टर द ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट, दे आर लेटर ऑन ट्रांसफर्ड टू द इन्वेंट्री। उन्हें इन्वेंट्री में ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर ही स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है जिसमें स्टॉक रजिस्टर में सभी आइटम्स की एंट्री होती है। सो इन्वेंट्री ट्रांसफर रिपोर्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ दीज आइटम्स। ऑल द रिक्वायर्ड इन्वेंट्री आइटम्स आर देन रूटेड टू द पीपल और डिपार्टमेंट दैट ऑर्डर्ड देम। जितनी भी इन्वेंट्री में आइटम्स होती हैं उन लोगों को भेज दी जाती है या उन डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है जिन्होंने इसके लिए ऑर्डर किया था। नेक्स्ट इज वेंडर्स चेक, यानी कि वेंडर के लिए जो चेक तैयार किया जाता है, यानी कि सप्लायर के लिए जो चेक तैयार किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट तैयार करता है। इट इज अ चेक दैट इज सेंट टू द सप्लायर फॉर पेमेंट टुवर्ड्स द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। जितने भी रॉ मटेरियल्स परचेज किए हैं फ्री में आएंगे नहीं, तो उनके लिए पेमेंट करना जरूरी है, तो ये उसके लिए चेक तैयार करते हैं। दिस चेक इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द वेंडर सबमिट्स वेंडर्स इनवॉइस। इनवॉइस आ जाएगा, आइटम्स वेरीफाई हो जाएंगी और उसके बाद जब फाइनल पेमेंट करनी होती है तो चेक तैयार किया जाता है। आफ्टर द इनवॉइस इज वेरीफाइड, द परचेज डिपार्टमेंट कंफर्म्स फॉर इट्स पेमेंट। सीधी बात है, परचेज डिपार्टमेंट ने आइटम्स के लिए रिक्वेस्ट की थी सप्लायर को, तो परचेज डिपार्टमेंट ही उसकी कंफर्मेशन देगा और उसी के साथ साथ अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड पेमेंट। अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अकाउंट्स
पे कर दे। याद रखिए, एक होता है अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट जो पैसा देने का काम करता है, और एक होता है अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट जो पैसा लेने का काम करता है। अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट सप्लायर्स को पैसा देता है और अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट कस्टमर से पैसा लेता है। सिमिलरली अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट के साथ साथ पेरोल सिस्टम भी आता है जिसको कहते हैं पेरोल टीपीएस, जो एम्प्लॉइज को सैलरी देने का काम करता है, जो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, यानी कि जो आइटम्स तैयार हो चुकी हैं। फिनिश्ड यानी कि खत्म नहीं, फिनिश्ड यानी कि जो तैयार हो चुके हैं वो प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी कि तैयार प्रोडक्ट्स। दिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सीधी बात है, गुड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तैयार होते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट तैयार करेगा कि कौन सी आइटम्स तैयार हो चुकी हैं। इट स्पेसिफाइज द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी टू सेल टू द कस्टमर्स। जो प्रोडक्ट्स कस्टमर को सेल करने के लिए तैयार हैं, उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट इसमें बताई जाती है। दिस डॉक्यूमेंट इज सेंट टू द सेल्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज वेयरहाउस ट्रांसफर नोटिस। This notice is created by the production department which is later on sent to the distribution department. देखिए, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में उन सभी आइटम्स की लिस्ट होगी जो कस्टमर को सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन सभी आइटम्स कस्टमर को सेंड नहीं करनी होती। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कुछ आइटम्स ज़्यादा तैयार कर ली हो, तो उन आइटम्स को हमें वेयर हाउस में यानी कि गोडाउन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये लिस्ट तैयार करता है। When production department sends finished goods, they are stored in the warehouse of the factory along with the finished goods. This document notifies about the availability of required items. जितनी आइटम्स अवेलेबल होती हैं इस वेयरहाउस ट्रांसफर नोटिस से उनके बारे में हमें पता चलता है। अब कस्टमर को हमें अपना प्रोडक्ट शिप करना होता है, सो शिपिंग नोटिस तैयार होगा। इट इज क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शिपिंग नोटिस तैयार करे। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्स द सेल्स डिपार्टमेंट अबाउट शिपमेंट प्लानिंग एंड शिपमेंट एग्जीक्यूशन। किस तरह से हमें कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है उसका प्लान तैयार करना और फाइनली उसे इंप्लीमेंट करना यानी कि एग्जीक्यूट करना। ये दोनों स्टेप्स एक्चुअली ऑर्डर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Whatever products are purchased by the customer, it is necessary to ship them to the customer. जितने भी कस्टमर के ऑर्डर्स रिसीव किए जाते हैं जरूरी है कि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट सही समय पर पहुंचाया जाए। So a suitable transportation method यानी कि shipping method is used for shipping the finished products to the customers. Next is sales order. कस्टमर को कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया उसका एक ऑर्डर तैयार किया जाता है। This document is created by the sales department. One copy of sales order is created by the billing department to prepare customers' bills. कस्टमर के बिल्स तैयार करने के लिए सेल्स ऑर्डर तैयार किया जाता है जो कि बिलिंग डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। एन एडिशनल कॉपी इज ऑल्सो सेंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, क्योंकि देखिए सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसीलिए सेल्स ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को भी भेजा जाएगा एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिपिंग यानी कि डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। नेक्स्ट इज कस्टमर्स इनवॉइस। कस्टमर को फ्री में तो प्रोडक्ट देना नहीं है तो उसके लिए बिल तैयार करना पड़ेगा। दिस डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय द बिलिंग डिपार्टमेंट। It is the bill that is sent to the customer which indicates the list and the price of the products. प्रोडक्ट की लिस्ट और उसका प्राइस या फिर उसके ऊपर जो भी डिस्काउंट है वो सभी डिटेल्स कस्टमर के इनवॉइस के अंदर होते हैं। जब आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको एक इनवॉइस दिया जाता है, वो यही कस्टमर्स इनवॉइस है। A copy is also sent to the accounts receivable department that helps in receiving the payment from the customers. जिन कस्टमर से पेमेंट लेनी है तो पेमेंट लेने का काम जैसा कि आपको बताया गया अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट की होती है, तो वो पेमेंट रिसीव करेगा। नेक्स्ट इज टाइम टिकट्स। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं तो टाइम टिकट्स की मदद से अपनी अटेंडेंस देंगे। जनरली आज बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है दैट यूजेस आइदर थंब, फेशियल स्कैन, आइरिस स्कैन और हैंड स्कैन। The number of hours an employee has worked is indicated by the time tickets. टाइम टिकट से पता चलता है कि एम्प्लॉयज ने कितने घंटे या फिर कितने दिन काम किया और उस हिसाब से उनकी सैलरी तैयार की जाती है। अकॉर्डिंग टू द टाइम टिकट्स एम्प्लॉयज सैलरी इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट इज पे स्लिप और पे चेक। द अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट, यहाँ पर हम अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली इसके लिए पेरोल टीपीएस इस्तेमाल किया जाता है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द पे स्लिप या फिर उसी के साथ या उसके अलावा पे चेक टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ मंथली बेसिस। अगर एम्प्लॉय के अकाउंट में डायरेक्टली सैलरी ट्रांसफर की जाती है तो एम्प्लॉय को सिर्फ पे स्लिप दी जाएगी। अगर एम्प्लॉय को पे चेक से सैलरी दी जाती है तो भी उसको पे स्लिप देनी पड़ती है। तो अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने का काम करता है। सो दीज 16 डॉक्यूमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो
इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, ये 16 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर काम लगेंगे। इन सभी 16 डॉक्यूमेंट्स को हमने यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किया है। आप इस डायग्राम को याद नहीं रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। आप सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपके लिए ये बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट प्रिंसिपल यानी कि मेजर डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन फ्लो।